दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज मीठी ईद है, तो ईद उल फित्र की आप सबको केडीबी लाइव की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की बिहार की टॉप न्यूज। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। जी हां, बिहार सरकार अगले लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इसका ऐलान किया। जी हां, उन्होंने कहा कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। ये लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अंत में बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 मई से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों के डीएम से लॉकडाउन के संबंध में सुझाव मांगे थे। जी अधिकांश जिलों के डीएम ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया था। सभी जिलों के डीएम के सुझाव के बाद राज्य स्तर पर बैठक हुई, जिसमें अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आज 14 मई को ईद है और इस खास मौके पर मोदी सरकार लोगों को तोहफा देने जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। बयान में कहा गया है कि इस दौरान 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवार के खाते में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इस योजना के तहत 4 महीनों पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त प्रदान की जाती है। यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे चले जाती है, जमा हो जाती है। अब तक इस योजना के तहत 1,15,000 करोड़ रुपए किसान परिवार के खाते में भेजे जा चुके हैं। दोस्तों बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार एक मसीहा बनकर खड़े हुए हैं, जिनके अथक प्रयास ने सैकड़ों मरीजों को जीवन दान दिया। आपको बता दें कि पूर्णिया के मरंगा स्थित लाइफलाइन ऑक्सीजन प्लांट में अचानक तकनीकी खराबी होने के कारण जिले के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, जिससे कुछ देर के लिए हाहाकार मच गया, जिससे मरीज काफी परेशान हो गए। इसकी सूचना मिलते ही डीएम राहुल कुमार पूर्णिया सदर अस्पताल पहुंचे और आसपास के सभी जिलों और सभी सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर इस कमी को पूरा करवाया, जिससे मरीजों को थोड़ी राहत मिली। डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मरंगा ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी होने के कारण अचानक बंद हो गया, जिस कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन तुरंत उसने आसपास के कई जिलों और पूर्णिया जिले के लिए ऑक्सीजन मंगवाया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई, ताकि कोरोना के मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 दिनों में 16 से 17 प्रोफेसर की मौत के बाद सरकार और प्रशासन गंभीर हो गए। इस बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति तारिक मंसूर से फोन पर बातचीत की। इसके बाद गुरुवार को वे यूनिवर्सिटी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यहां सीएम ने वीसी के साथ कई अधिकारियों से भी बातचीत करके मृतक प्रोफेसर के आश्रितों यानी कि परिजनों और संक्रमित कर्मचारियों अधिकारियों के बारे में बात की। दोस्तों कटिहार में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य महकमे से एक अच्छी खबर सामने आई है। जिला अधिकारी के सजगता से पहले ही सदर अस्पताल में वेंटिलेटर सिस्टम सुचारू ढंग से चालू हो चुका है। अब एक और नई सेवा की शुरुआत की गई है। कोरोना मरीजों के लिए सदर अस्पताल की आईसीयू में 5 बाई पैप मशीन लगा दी गई है। ये भी कोरोना काल में काम आने वाली जरूरी मशीनों में से एक है। इससे गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में सहूलियत होगी। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कल पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। पटना से कई राजद विधायकों के साथ तेज प्रताप यादव सीवान के प्रतापपुर पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। दुख की इस घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जो व्यवहार किया गया, उससे शहाबुद्दीन के समर्थकों में काफी नाराजगी थी। 3 दिन पहले सीवान में तेजस्वी
यादव और लालू प्रसाद यादव के पुतले भी जलाए गए थे। जी आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन का दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में निधन हो गया था। जी कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके पार्थिव शरीर को बिहार नहीं लाया जा सका। दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बक्सर के पास गंगा में दर्जनों शवों के मिलने के संदर्भ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के बाद बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी इसे अमानवीय और गंगा का अपमान बताया है। जी हां, संजय झा ने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि बिहार की सीमा के पास बक्सर जिले के चौसा में गंगा में दर्जनों शव मिले हैं। ये केंद्र सरकार को निश्चय ही देखना चाहिए कि ये शव कहां से आए हैं। बिहार सरकार इसकी जांच में हर तरीके से सहयोग करेगी। बिहार में शव को नदी में प्रवाहित करने की कोई भी प्रथा नहीं है। यह मंत्री संजय झा ने स्पष्ट किया है कि यह शव बिहार के नहीं है। तर्क दिया है कि यदि किसी शव को नदी में फेंका जाए तो वह पहले डूबता है और एक समय के बाद दूर जाकर सतह पर आता है। यह जाहिर है बक्सर में मिले शव भी दूर से आए हैं। डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम में पाया है कि सभी शव 4-5 दिन पुराने हैं। मंत्री ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन बक्सर में गंगा बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा की तरह है। यह यूपी से बिहार में गंगा का प्रवेश बक्सर के चौसा में ही होता है। दोस्तों बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की रिपोर्ट के बीच सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जी हां, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाले स्थलों को सैनिटाइज कराएगी। यह पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह दरअसल हाल ही के दिनों में रिपोर्ट आई है कि शहर की अपेक्षा गांव में यानी कि शहर की तुलना में गांव में कोरोना अधिक बढ़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण की दर घटी है। जी हां, बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि कोरोना महामारी का संक्रमण तीव्र गति से पंचायतों में बढ़ने के कारण बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराने का निर्णय लिया गया है। जी हां, उन्होंने बताया कि पंचायत में उपलब्ध 15वें वित्त आयोग के अनटाइज अनुदान से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। पंचायत सचिवों को अपनी देखरेख में ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक स्थल, सामुदायिक भवनों, पंचायत सरकार भवनों, हाट बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके व्यापक पैमाने पर सैनिटाइज करने का सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू है। जी हां, वही कैमूर पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत ने भी लगातार सख्ती बरत रही है। मोहनिया में लॉकडाउन की अवधि में अब तक कुल 20 दुकानों को सील कर दिया गया है। जी हां, और दुकानों से लगभग 50,000 से अधिक फाइन वसूला गया है। जी हां, मोहनिया नगर पंचायत और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई अभी भी जारी है। दोस्तों साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे देश में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। इस वजह से यात्रियों को काफी तकलीफें उठानी पड़ी थी। बाद में उन्हें यह समझ में आया है कि कोरोना काल में ट्रेनों के परिचालन से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार का फैसला सही है। हालांकि साल 2021 में रेलवे ने आधिकारिक रूप से ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई है, मगर इस बार लोग खुद सतर्क हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग खुद ही कहीं भी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। इस वजह से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को 17 मई तक के लिए कैंसिल कर दिया है। दोस्तों बिहार का 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन कटिहार में खुलेगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। साथ ही रेडियो स्टेशन की मशीन और दूसरे संसाधनों के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र अब संचार मंत्रालय में लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंस मिलते ही कोसी क्षेत्र किसान रेडियो स्टेशन से जुड़ जाएगी। किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़े योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। यह राज्य में अभी 7 किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। पटना जिले में 2 ऐसे स्टेशन हैं। जहां पटना शहर के अलावा बाढ़ में भी एक स्टेशन है। इस रेडियो स्टेशनों का रेंज बहुत कम होता है। जिस जिले में ये रेडियो स्टेशन होते हैं उनके कार्यक्रम दूसरे जिलों में नहीं सुने जा सकते हैं। दोस्तों एक खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारिज कर दी है। जी हां, चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को भी उन्होंने पटना हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई की याचिका दायर की थी, जिसे पटना हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था। जी
जी साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। इस आदेश को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक त्वरित सुनवाई याचिका दायर की थी। पप्पू यादव के वकील ने जस्टिस करोल की खंडपीठ से मामले की शीघ्र सुनवाई को लेकर प्रार्थना की थी, जिसे कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही जारी है। इसी बीच महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों को संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। सीसीजीआई ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब भारत बायोटेक 525 बच्चों पर यह ट्रायल करेगी। बच्चों पर ट्रायल करेगी। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा बताया गया है। आपको बता दूं कि भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चल रहा है। इस लहर ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम को झकझोर दिया है। हर ओर तबाही का मंजर है और लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसमें बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में सवाल किया था। कई राज्य सरकारों ने अभी से ही बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि वैक्सीन पर ही सारी उम्मीदें टिकी है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदलने की वजह से प्रदेश के यानी कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश का असर सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियां खराब हो गई है और इसके असर से आवक कमजोर होते ही कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 3 दिन पहले तक 150 रुपए कैरेट में मिलने वाला टमाटर बुधवार को 400 रुपए कैरेट तक बिका। वही चिलहड़ में 15 रुपए किलो से बढ़कर 25 रुपए से 30 रुपए किलो हो गया। टमाटर के साथ ही गोभी, भिंडी, परवल, बैगन आदि की कीमतों में भी फर्क पड़ा है। 50 रुपए किलो तक बिकने वाली फूल गोभी 60 से 70 रुपए किलो हो गई है। भिंडी 40 रुपए किलो, बैगन 30 रुपए किलो के भाव में बिका। थोक मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियां खराब होने लगी है। इससे आवक पर फर्क पड़ा है। दोस्तों, देश में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को तपस्वी बाबा और भगवान का संदेश वाहक बताते हैं। ऐसे लोग खुद को कथित तौर पर बाबा घोषित कर देते हैं और भोले भाले लोग को ठगते रहते हैं। हालांकि 21वीं सदी में इन सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर भी कई लोग इनके छल प्रपंच में फंस जाते हैं। बेगूसराय जिले में पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। उस पर एक छात्रा को अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगा था। बाबा का नाम रामाधर चौरसिया उर्फ महंत बताया जा रहा है। मार्च के महीने में ढोंगी बाबा ने चकदुल्लम बनवारीपुर गांव में स्थित अपने आश्रम में 9 दिवसीय राम कथा सहित ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसी में आसपास के गांव के लोग पहुंचे थे और छात्र का परिवार भी वहां पहुंचा था। इस दौरान बाबा की बुरी नजर छात्रा पर पड़ गई और वह उसे दान में मांगने लगा। महंत ने छात्रा की मां से कहने लगा कि तुम्हारी बेटी मेधावी छात्र है, इसे कथावाचिका बनाने के लिए हमें दान में दे दो। ये सुनते ही छात्रा के परिवार वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद बाबा ने अगली चाल चली। यज्ञ और राम कथा का समापन होने के बाद महंत छात्रा को बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया। इस संबंध में छात्रा की मां ने भगवानपुर थाना में बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 15 दिन बाद पुलिस ने रामाधर चौरसिया बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी चंपारण जिले से रामाधर चौरसिया बाबा की गिरफ्तारी हुई है। वही लड़की भी बरामद कर ली गई है। लड़की को भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के पूछने पर पीड़ित लड़की ने बताया कि यज्ञ के दौरान बाबा ने उस पर कथावाचिका बनने के लिए दबाव डाला और एक दिन अपने साथ लेकर पूर्वी चंपारण चले गए। यहां लाकर उन छात्रा के साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिलहाल बाबा अभी जेल में हैं और आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से अधिक एम्बुलेंस की खरीद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50% या फिर अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट के स्वीकृति के बाद विभागीय स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। बुधवार को इस योजना की समीक्षा के लिए परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस से राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि हर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति तथा एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 2 लोगों को अनुदान दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत कुल 1068 एम्बुलेंस के लिए योग्य लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों, बिहार के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रामविचार राय का बुधवार को पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। जी, उन्होंने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के गांवों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जी, हर लोगों की जुबान से उनके साहस और संघर्ष की चर्चा आम हो गई। जी, उन्होंने 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार साहेबगंज से विधायक चुने गए थे। उसके बाद लगातार 2005 तक विभिन्न मंत्री पदों पर रहे। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा बिहार में लगाए गए लॉकडाउन से फल एवं सब्जी उत्पादन किसानों की कमर तोड़ रखा है। जी हां, महज 4 घंटे के लिए फल एवं सब्जियों की बिक्री करने के आदेश के कारण किसानों को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। जी हां, इसका खामियाजा सिर्फ सब्जी उत्पादक किसान ही नहीं बल्कि गद्दीदार व्यापारी एवं आम उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। जी हां, खेत से सब्जी तोड़कर मंडी पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते हैं। इसके कारण किसान औने पौने दाम में सब्जी बेचने को मजबूर हो जाते हैं या फिर कल के लिए छोड़ देना पड़ता है। व्यापारियों के साथ भी समस्या है कि आज खरीदी गई सब्जी कल होकर बेचना पड़ता है, जिससे कई सब्जियों के खराब होने पर उन्हें फेंकना भी पड़ता है। दोस्तों, बिहार में मानसून के आने से पहले हुए बारिश ने यहां के सड़कों की सच्चाई बयां कर दी है। यह तस्वीर किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत खारूदह पंचायत के कठोरा गांव की यह तस्वीर है, जहां थोड़ी सी बारिश ने कच्ची सड़क की हाल बेहाल कर दिया। और गांव मोहल्ले में सड़क निर्माण कार्य के दावों की हकीकत सामने आ गई। यहां की कच्ची सड़क में एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई, जिसे भारी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से निकाला गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि गांव के 40 से अधिक परिवार का आना जाना इसी रास्ते से होता है, जिसे ढलाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई सालों से सड़क ऐसे का ऐसा ही है, जैसे ही बारिश होती है तो आवाजाही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सड़क निर्माण को लेकर बिहार सरकार का कई तरीके से योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ ऐसा भी इलाका है जहां तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। यह कुछ और नए नियम बनाए गए हैं। अब नए नियम भी लागू होंगे। जी हां, वही पुराने नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अब राज्य यानी कि महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जी हां, यानी कि अगर आप बिहार के हैं और महाराष्ट्र जा रहे हैं तो फिर आपको RT-PCR रिपोर्ट ले जाना होगा, नहीं तो फिर आपको प्रवेश एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां, ये रिपोर्ट राज्य में एंट्री करने से 48 घंटे की पहले होनी चाहिए। पहले यह नियम राज्य में सेंसिटिव जगहों से आने वाले लोगों के लिए लागू था, लेकिन अब पूरे देश से आने वाले लोगों पर यह नियम लागू किया गया है। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। जी हां, हर दिन कोरोना के नए मामले डराने लगे हैं। जी, देश में कोरोना के बेकाबू होते हालात को देखते हुए विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी हां, कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संयुक्त पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि इस समय रहते मोदी सरकार ने विपक्ष के सुझाव को माना होता तो आज देश में कोरोना के इतने खराब हालात न होते। जी हां, पत्र के जरिए उन्होंने सरकार पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही सरकार से मांग की है कि वे वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार बजट में निर्धारित किए गए 35,000 करोड़ रुपए को तुरंत स्वास्थ्य सेवाओं में लगाएं, जिससे यह महामारी से लोगों को बचाया जा सके। जी, विपक्ष के नेता ने यह मांग की है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तुरंत रोका जाए और इसके लिए जितने रुपए का आवंटन किया गया है उसे ऑक्सीजन और वैक्सीन खरीदने पर खर्च किया जाए। इसके साथ ही पीएम केयर फंड के पैसे को भी ऑक्सीजन, दवा और मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाने की मांग की गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भी पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की कोशिश की थी। चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के दौरान गिरफ्तारी का जाल बिछाया गया था, लेकिन पप्पू यादव ने ऑनलाइन नामांकन करके सबको चकमा दिया था। जिस मामले में पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वह 32 साल पुराना मामला है। जी हां, कुमारखंड थाना में साल 1989 में अपहरण मामले को लेकर पप्पू यादव पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 1.25 साल पहले कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने 22 मार्च को कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। 32 साल पहले 1989 जिले के मुरलीगंज थाना में पप्पू यादव सहित 4 लोगों पर अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था। उन पर राम कुमार यादव के अपहरण का आरोप लगा था। इसी मामले में तारीख पर नहीं पहुंचने के कारण उन पर वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने पिछले 10 फरवरी 2020 को ही पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया था। इस कांड के आरोपी पूर्व सांसद पप्पू यादव कभी डर के नहीं रहे। हमेशा खुलेआम घूमते रहे। इसके बावजूद पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी। वे
राज्य के हर जिले में जाते थे, आंदोलन में भाग लेते थे, सरकार के खिलाफ बयान देते थे। इसके बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कभी सफल नहीं हुई। अब जब से पप्पू यादव जेल में बंद हैं, तो वहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि जेल में उन्हें परेशानी हो रही है, सुविधा का अभाव है। पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल भेजे जाने के बाद कार्यकर्ता रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जेल में ना पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की। ऐसे में पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान अब दिहाड़ी मजदूरों से लेकर बच्चे संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जी हां, कोरोना बीमारी ने लोगों के जीवन पर ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि बच्चे अब अपने पेट के लिए गली मोहल्ले घूमकर हरी सब्जी बेचने लगे हैं। जी हां, बक्सर जिले के चौराई प्रखंड के मुरार गांव के 15 वर्षीय रोहित कुमार ने अपने 7 साल की बहन के साथ घर घर घूमकर हरी सब्जी बेचकर परिवार का खर्चा जुटाने के लिए लग गए हैं। इस समय दोनों बच्चों को कलम कॉपी लेकर पढ़ना चाहिए था, तो अब वे 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ में घर घर सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। जी हां, ये काम वो अपना और अपने परिवार के पेट पालने के लिए कर रहे हैं, यानी कि सब्जी बेच रहे हैं। रोहित कुमार का कहना है कि एक तो पहले लॉकडाउन से अभी उभरे नहीं थे, जो पापा दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते थे तो शाम को हम लोगों को 2 वक्त की भोजन मिलता था, लेकिन कोरोना की मार के कारण लागू लॉकडाउन से पापा की काम धंधा बंद है। इससे हम लोग सब्जी बेचकर अपना 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगे हैं। जी हां, हम सत्संग की गली में जाकर और सड़क पर ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम करते हैं। पापा का भी काम छूट गया है, घर में खाने का कुछ भी नहीं था, जिससे हम और पापा अलग अलग जगह घूमकर सब्जी बेचते हैं। दोस्तों, मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। इस ट्वीट में रंजीत रंजन ने कहा है कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव है, अगर वे पॉजिटिव हो गए तो फिर आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर खड़ी नहीं किया तो फिर मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। जी हां, इससे पहले रंजीत रंजन ने कहा था कि पप्पू यादव जी का कुछ दिन पहले ही गंभीर बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। यह डॉक्टरों ने उन्हें 3 महीने तक आराम करने को बोला था। इसके बावजूद इसके कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही वे जिद करके बिहार की जनता की सेवा करने चले गए। यह अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हुए भी दिन रात वो बिहार के लोगों की सेवा कर रहे थे। इसके बावजूद बिहार की सरकार ने उन्हें पुराने मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। यह इसके पीछे एक गहरी साजिश है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना काल में सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है, राजनीति की नहीं। यह वही पप्पू यादव के बेटे सार्थक, जो कि क्रिकेटर हैं, अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं और अपने गुस्से का इजहार किया है। सार्थक ने ट्वीट करके कहा है कि जितनी हिम्मत मेरे पिता को थाने में रखने और गिरफ्तार करने में दिखाई है, नीतीश कुमार जी पिछले कुछ घंटों में काश उतना जोर अस्पतालों की निगरानी में लगाया होता तो आज मेरे पिता को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। बिहार को मेरे पिता की जरूरत है, राजनीतिक दुश्मनी की नहीं। मेरे पिता हमेशा से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहे हैं, इस बार भी वही कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सरकार को नागवार गुजर गया। दोस्तों, अभी नेता अनुपम खेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार के एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मौजूदा कोरोना संकट को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। यानी कि अनुपम खेर, जो कि मोदी भक्त थे, अब वो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के संकट में फिसल गई है और सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है। जी हां, अनुपम खेर ने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हुई है और उन्हें इस वक्त ये समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जरूरत है। अनुपम खेर ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही है। अनुपम खेर से जब सरकार की छवि बनाने का प्रयास और अस्पताल में जरूरी दवाओं की कमी और नदियों में बहते शव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में आलोचक वैलिड हैं और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस अवसर पर ऐसा काम करे कि जिसके लिए उसे देश के लोगों ने चुना है। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच गंगा नदी में बक्सर और गाजीपुर के पास मिले 100 को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ये मामला काफी तुल पकड़ चुका है और इस पर पटना हाईकोर्ट के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक संज्ञान ले चुके हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर इस मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिंदा रहते इलाज नहीं मिला और मरने के बाद हिंदुओं के शवों को दफनाया जा रहा है।
नदी में बहा जा रहा है। जी हां, बक्सर और यूपी के बीच गंगा नदी में मिले 100 को लेकर राजद और पूरा परिवार लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बुधवार की देर रात बयान जारी करके कहा गया है कि जीते जी जिन्हें ऑक्सीजन, बेड, दवाएं और इलाज नहीं मिला, उन्हें मरने के बाद लकड़ी और कफन तक नहीं मिल सका। जी 100 को दुर्गति के लिए गंगा में फेंक दिया गया, कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं, हिंदुओं के 100 को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश को? दोस्तों, बिहार में आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। जी हां, बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय सहित कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है। जी हां, और कई लोग घायल हो गए हैं। भागलपुर में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि सुपौल और समस्तीपुर में 1-1 लोगों की जान चली गई है। जी हां, जान जाने की बात सामने आ रही है। बेगूसराय में ठनका की चपेट में आने से रघुवन नंदन महतो की जान चली गई। जी हां, समस्तीपुर में सराय रंजन थाना क्षेत्र में एक शख्स की जान चली गई। उजियारपुर के मधेपुरा में खेत में काम कर रहे 6 लोग जख्मी हो गए। जी खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने तथा खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करने की अपील की है। दोस्तों, कोरोना काल में बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो घर में रहें, बाहर ना जाएं और शरीर पर खास फोकस करें, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी वीक होते ही संक्रमण लोगों पर जल्दी अटैक कर लेता है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है या फिर कमजोर? अगर आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन खबर में हम आपको इम्यूनिटी कमजोर है या फिर मजबूत, इसको पता करने के लिए तरीका बता रहे हैं। दरअसल सफेद रक्त कोशिकाओं, एंटीबॉडीज और कई अन्य तरीके के तत्वों से मिलाकर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनते हैं और बाहरी संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे में जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है वे थोड़े से मौसम के बदलाव में ही बीमार पड़ने लगते हैं। मौसम में थोड़ा सा बदलाव आते ही अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है तो मानिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। जी हां, ऐसे लोग बीमार भी जल्द पड़ते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वे साल भर किसी न किसी हेल्थ समस्या से जूझते रहते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वालों को फूड पॉइजनिंग या कुछ भी बाहर का खाने पीने से जल्द ही इन्फेक्शन हो जाता है। जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, समझिए कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। अगर आप सुबह जागने के बाद ताजा महसूस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो, कमजोर हो गई हो। इन लोगों में दिन भर एनर्जी लेवल कम रहता है और हर वक्त नींद आती रहती है। जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, यानी कि इम्यूनिटी मजबूत होती है, उनकी शरीर में अगर कहीं घाव या फिर कोई भी चोट लग जाए तो उन्हें ठीक करने में अधिक समय नहीं लगता है। जी हां, और ये जल्द ही रिकवर हो जाते हैं। जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है वे लोग वायरल और दूसरे कई तरीके के इन्फेक्शन से खुद को बचा लेते हैं। जी हां, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, आपको किसी भी तरीके की संक्रमण या फिर बीमारी को ठीक करने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। इन लोगों में सर्दी, खांसी की समस्या जल्द नहीं देखने को मिलती है। यही नहीं, अगर हो भी जाए तो फिर ये आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब आपको मालूम चल गया होगा कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या फिर मजबूत या स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।